कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चले फ्रेंड्स, इसी महत्वपूर्ण लाइनों के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। आज की क्लास में हम आपको व्याकरण से संबंधित जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आज में यहाँ पर हम आपके लिए कराने वाले। तो क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्लास को अंत तक आपको देखते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, उ, ई, ओ। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अपना आंसर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ओ क्या है हमारा? मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। ओ क्या है हमारा? संयुक्त संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। 2, 8, 4 या 10। अगर हम बात करें हिंदी में ध्वनि की, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7, 3, 2 या 9। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, अगर हम यहाँ पर देखें, कहीं कहीं ऑप्शन आपको 3 यहाँ पर दिया होगा और कहीं कहीं आपको 2 यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर हम मात्रा के आधार पर बात करें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही है। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें, वहाँ पर एक स्वर और लगता है, प्लुत स्वर। अगर हम बात करें, एक हमारा स्वर होता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर दो स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक स्वर हमारा जोड़ा जाता है, प्लुत स्वर। अगर हम बात करें ह्रस्व, इसमें कम समय लगता है और दुगना समय किस में लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन यहाँ पर 3 दिया होगा और कहीं कहीं आपको 2 दिया होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर, अक्षर, व्यंजन या अनुस्वार। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर हम बात करें एक से अधिक वर्णों के मेल से, तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही है। व्यंजन क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। अगर जितने भी सारे हमारे व्यंजन हैं वे स्वर की सहायता से ही लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई, बड़ी, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, ओष्ठ से, तालव्य से या मूर्धन्य से। आपको बताना है कि आपको दिया गया है पूरा च वर्ग दिया गया है यहाँ पर, और ई और बड़ी दिया गया है। आपको बताना है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कंठ हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा क वर्ग आएगा, ओष्ठ्यम हमारा प वर्ग आएगा। तो ऑप्शन हमारा ये क्या है? हमारा तालव्य, तालव्य से होता है। यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। ध्वनिया क्या कहलाती है? पूरा चा वर्ग और ई और बड़ी ये किसके अंतर्गत आएंगे? तालव्य से आएंगे। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, विसर्ग या व्यंजन। बताइए, यहाँ पर लिखा गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो ये स्वर कहलाते हैं। जितने भी सारे व्यंजन है स्वर की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम अगली क्लास में आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम और भी यहाँ पर मेहनत करें और भी हम अच्छा से आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ी ई, ए, ऐ। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो बड़ी ई ये हमारा दीर्घ स्वर है। ए, ऐ ये भी क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 7 होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही है। छोटी ई हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया अंतस्थ व्यंजन, ज, ग, व या स। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा और चौथा नहीं होगा हमारा। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो य, र, ल और व ये क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ हैं? 45, 48, 52 या 56। आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ हैं। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, 48 नहीं होगा और 56 भी नहीं होगा। हिंदी भाषा में जो लिपियाँ होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा,
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? स, स, ह, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। बताइए। ऊष्म व्यंजन आपको यहाँ पर पहचाने। अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। स, स, ह, ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपने देखा है कि पिछले यहाँ पर ये पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में भी, और आप यहाँ पर घुमाकर ये पूछ लिया। आपको बताना है कि य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है, यानी कि क्या कहते हैं इन व्यंजनों को? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? स, स, ह हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर क से माँ तक के वर्ण, क से माँ तक के जितने हमारे 25 वर्ण होते हुए क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ह, म, ल या ज। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। तो हम ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। स, स, ह, ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ, या संपृक्त ध्वनियाँ। आपको बताना है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो संयुक्त ध्वनियाँ नहीं कहलाता, पारस्परिक नहीं होगा, संपृक्त नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? चंद्रबिंदु का, विसर्ग का, पंचम वर्ण का, या स्वर का। आपको बताना है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुस्वार की, तो अगर हम बात करें तो चंद्रबिंदु हमारा नहीं होगा। चंद्रबिंदु हमारा ऐसा होता है, तो चंद्रबिंदु तो नहीं होगा। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग ऐसा होता है, ये हमारा ऑप्शन 2 भी हमारा नहीं होगा। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं, तो ऑप्शन हमारा चौथा भी नहीं होगा। ये क्या होता है? जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उनका जो 5वां वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर जो पंचम वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार का कार्य करते हैं। इनके जितने भी हमारे क से म तक के जो अंतिम 5वां, हर वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर अनुस्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, नासिक्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। आपको बताना है कि ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मूर्धन्य हमारा नहीं होगा, नासिक्य नहीं होगा, ओष्ठ्य हमारा नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होने वाला कंठे और तालव्य, ये क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, व्यंजन, मात्रा, या स्वर। आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो व्यंजन तो नहीं होगा, मात्रा भी नहीं होगा, स्वर भी नहीं होगा, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और भी बच्चों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके, और भी बच्चों को आप इसमें जोड़ते रहा करिए ताकि हमें भी ये लगता रहे कि हमारा कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो हमें भी ये उससे पता चलता रहेगा ताकि हम और भी यहाँ पर आपके लिए प्रयास करते रहें। तो चलिए 17वां क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंते, मूर्धन्य, नासिक्य, या अनुस्वार। आपको बताना है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मूर्धन्य नहीं होगा, नासिक्य नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा, तो ये क्या होते हैं? दंते ध्वनियाँ होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसी वस्तु का व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से? अनुप्रयोग से, उपयोग से, प्रयोग से, या सदुपयोग से। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से? बताइए। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाने का इसका आशय किससे होगा? अनुप्रयोग नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा, तो वो क्या होगा? प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, ऐसा क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको करते रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस शब्द में नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, या आतुसुक्य। बताइए कौन सी अशुद्धि यहाँ पर संबंधी अशुद्धि नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस में नहीं है, तो आरोग्य से नहीं बनेगा, ईसाई ऐसे नहीं बनेगा, और आतुसुक्य नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही है। ऊर्जस्वी ये क्या है? हमारा यहाँ पर शुद्ध यहाँ पर वर्ण है, तो इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय या अन्य प्रत्यय। आपको बताना है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तो उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत प्रत्यय नहीं होगा, कृदंत प्रत्यय नहीं होगा, अन्य प्रत्यय नहीं होगा, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तदित प्रत्यय कहा जाता है। ये कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा प्रयास यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में वे उठाए हैं जो बार बार यहाँ पर रिपीट होते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। तो हमारा प्रयास बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवाइज हम आपको यहाँ पर करा सकें। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जिस समास, यहाँ पर समास कर लेना फ्रेंड्स, यहाँ पर समास है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यहाँ पर लिखा गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। बताइए क्या होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो बहुब्रीहि तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, द्विगु भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर सही है। वे समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी सर्वनाम, विकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधात्मक सर्वनाम। आपको बताना है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए उन्हें क्या कहते हैं? अगर हम बात करें जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अविकारी तो नहीं होगा, विकारी भी नहीं होगा, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विकर्मिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बताने की जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? बताइए उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कर्ता को छोड़कर कर्म पर अगर यहाँ पर कर्म पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देवी, देव, देवीय या देवता। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो देवी नहीं होगा, देव नहीं होगा और देवता नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारा जो संबंधवाची शब्द है वो क्या होगा? देवीय होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल, काल, पक्ष या वाच्य। आपको बताना है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के कार्य का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो भूतकाल नहीं होगा, पक्ष नहीं होगा, वाच्य नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? पद, कर्म, अन्वय, उद्देश्य या विधेय। आपको बताना है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पदक्रम नहीं होगा, विधेय नहीं होगा और उद्देश्य नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। आपको यहाँ पर पूछना है कि यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, घोष या ऊष्म। बताइए उसे क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर ऑप्शन पार्श्विक नहीं होगा, उत्क्षिप्त नहीं होगा, ऊष्म नहीं होगा, तो उसे सघोष या घोष कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2 या 6। बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। आपको बताना है कि समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहले ही यहाँ पर सही है, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
रात, वर्षा, दीमक या विदुर। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें यहाँ पर पुल्लिंग होने या पुरुष होने का यहाँ पर बोध होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। तो अगर हम रात की बात करें, ये क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। वर्षा भी हमारा स्त्रीलिंग, वर्षा हो रही है। आप वाक्य में प्रयोग करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। रात हो गई, वर्षा हो गई, दीमक लग गई, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर सही है। विदुर क्या है हमारा, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं। मिश्रित वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। बताइए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मिश्रित वाक्य नहीं होगा, उपवाक्य नहीं होगा, सरल वाक्य नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही है। वो कैसे वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। ब्रज भाषा, उपभाषा, क्षेत्रीय भाषा या लिपि। बताइए क्या बन जाता है। अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा हमारा नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा, लिपि नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पर सही है। वो क्या बन जाता है, उपभाषा बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ सके और हमें भी ये पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और भी बच्चों को आप इसमें जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल से अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं। ऊष्म, आगत, अंतस्थ या अयोगवा। आपको बताना है कि जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करें उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन नहीं कहा जाता, आगत नहीं कहा जाता, अंतस्थ या रलवा हमारा नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे अयोगवा, यानी कि ना तो में स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में। ये कौन कौन से होते हैं, अंग और अह, ये क्या होते हैं, हमारे अयोगवा वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 4 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 3, 2, 2, 1, 4। आपको बताना है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष, घोष और अघोष। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। बताइए। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार की नहीं होगी, 4 प्रकार की नहीं होगी, 6 प्रकार की नहीं होगी। तो कितने प्रकार की होगी भाववाचक संज्ञा, तो ये 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 25, 20, 35 या 30। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो 20 नहीं होगा, ये 35 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है। 25 क्या होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें क से म तक के वर्ण कितने होते हैं, हमारे 25 होते हैं, यानी कि 5 वर्ग होते हैं हमारे यहाँ पर। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इनमें 5-5 यहाँ पर वर्ण होते हैं। तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें कितने व्यंजन होते हैं यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 यहाँ पर होती है। और ये भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में यहाँ पर रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य या ओष्ठ। आपको बताना है कि स्वर दिए गए आपको ए ऐ, इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा कंठोष्ठ नहीं होगा, दंतोष्ठ नहीं होगा, ओष्ठ नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही है। ये कौन सा उच्चारण स्थान है, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुनासिक, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लुत। आपको बताना है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी यहाँ पर समय अधिक लगता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अनुनासिक नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे 4 यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें ह्रस्व की, तो सबसे कम समय जो लगता है वो ह्रस्व स्वर में लगता है। और ह्रस्व स्वर से दुगुना समय किस में लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय किस में लगता है, तिगुना समय किस में लगता है, तो यहाँ पर प्लुत स्वर में लगता है। जैसे राम, ओम, ये शब्द क्या होते हैं, यहाँ पर ये प्लुत स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? न, झ, ग या म? आपको यहाँ पर बताना है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला हमारा नहीं होगा, ग हमारा नहीं होगा, म हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ च, छ, ज, झ, ये क्या है हमारा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, तालव्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा की सार्थक सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, अर्थ, मात्रा या वर्ण? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो क्या होती है? शब्द होती है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2 या 5? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और अगर हम बात करें ऑप्शन दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि और यहाँ पर यण, यण स्वर संधि। तो ये क्या होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, और बार बार ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर संधि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12, 10, 16 या 25? आपको बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। अगर हम बात करें चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 12 नहीं होती, 10 नहीं होती, 25 नहीं होता, तो कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर छंद पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? आपको बताने कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें छंदों की, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो, यहाँ पर दूसरा होगा, 3 प्रकार के। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन आपको 4 भी दिया होता है। अगर हम बात करो ऑप्शन 4 कैसे और 3 कैसे, तो कहीं कहीं 3 आपको दिया होता है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद। तो ये क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन कहीं कहीं अब आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर वर्णिक व्रत भी आपको यहाँ पर इसका प्रकार देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा ऑप्शन सही की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर 3 यहाँ पर सही होने वाला है कि 3 क्या होते हैं? छंद के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक, वार्णिक और मुक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? चौपाई, दोहा, सवेया या रोला? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर चौपाई नहीं होगा, दोहा नहीं होगा और यहाँ पर रोला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, ये क्या होगा? सवेया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तुक, यति, गति या गण? और ये क्वेश्चन हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो तुक नहीं होगा हमारा, गति नहीं होगा और गण नहीं होगा, तो इसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छप्पई किस प्रकार का छंद है? अर्धसम, विषम या सम या इनमें से कोई नहीं? आपको पूछा गया है कि छप्पई किस प्रकार का छंद है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमारा अर्धसम नहीं होगा, सम नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, छप्पई किस प्रकार का छंद है? ये क्या है? विषम छंद है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया, दोहा, रोला या सोरठा? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो कि इस छंद को आप यहाँ पर देखते ही पहचान सकते हैं कि इसका पहला भी और अंतिम शब्द एक जैसा ही होता है। तो ये कौन सा होता है? हमारा कुंडलिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत? आपको यहाँ पर बताना है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कौन सा यहाँ पर अलंकार होने वाला है? तो रूपक तो हमारा नहीं होगा, उपमा हमारा नहीं होगा, दृष्टांत नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारा, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार? आपको बताना है कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा नहीं होगा, उपमा नहीं होगा और भ्रांतिमान नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए व्याकरण के, और सभी टॉपिक हमने यहाँ पर कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा यहाँ पर आज का अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 9 या 7? ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स। आपको बताना है कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यहाँ पर क्लास लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक